जब भी नदियों की बात आती है तो हम्म। अक्सर दिमाग में हिमालय की वो तेज बर्फ से ढकी चोटियों से गिरती हुई जलधाराओं की तस्वीर ही हम्म। उभरती है ना। हाँ, बिल्कुल। वो हिमालयी नदियां बहुत जवान हैं और पूरी ऊर्जा के साथ पहाड़ों को चीरती हुई आगे बढ़ती हैं। सही कहा। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में मतलब हमारे इस डीप डाइव में हम जिन नदियों की बात करने वाले हैं हम्म। वो हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है। जी, बिल्कुल। आज हम प्रायद्वीपीय पठार की उन महान नदियों की गहराइयों में उतरेंगे, जो पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं। और आज का हमारा जो मिशन है ना, हम्म। वो सिर्फ नक्शे पर कुछ नीली रेखाओं को देखना या उनके नाम रटना नहीं है। हम्म। हम ये समझेंगे हम्म। कि ये नदियां कहाँ से निकलती हैं, उनकी सहायक नदियां कौन सी हैं और इसके पीछे का वो अद्भुत विज्ञान क्या है जो पूरे दक्षिण भारत को जीवन देता है। बिल्कुल सही बात है। ये केवल जलधाराएं नहीं हैं, ये पूरी की पूरी सभ्यताओं का आधार हैं। अगर मैं एक रूपक का इस्तेमाल करूं तो प्रायद्वीपीय पठार की ये नदियां किसी बहुत ही अनुभवी और शांत इंसान की तरह हैं। अच्छा, वो कैसे? मतलब ये अपने जीवन के एक बहुत पुराने और परिपक्व चरण में पहुंच चुकी हैं। इनकी घाटियां बहुत चौड़ी हो गई हैं और ये अपने बेस लेवल तक पहुंच गई हैं। इसीलिए तो जब इनमें बाढ़ आती है तो पानी गहराई में जाने के बजाय एक बड़े क्षेत्र में बड़ी शांति से फैल जाता है। अरे वाह! ये तुलना बहुत ही सटीक है। और ये परिपक्वता ही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, वो है भूगोल का अदृश्य हाथ। भूगोल का अदृश्य हाथ मतलब? मेरा मतलब है कि इन नदियों का पूर्व की ओर बहना कोई संयोग नहीं है। अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की बनावट को देखें, तो इसका एक प्राकृतिक ढलान है, एक नेचुरल ग्रेडियंट है। अच्छा, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाता है। जी, ये पूरा का पूरा विशाल भूभाग हल्का सा पूरब की तरफ झुका हुआ है। तो ये सिर्फ गुरुत्वाकर्षण और ढलान का खेल है, जो इन पानी की धाराओं को पूरे पठार से होते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल तक ले जाता है। समझ गई। तो इस शांत स्वभाव और इस ढलान के विज्ञान को समझने के लिए मुझे लगता है कि इनकी तुलना हिमालय नदियों से करना सबसे सही रहेगा। हाँ, इससे तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। तो अगर हम उद्गम या ओरिजिन की बात करें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हिमालय नदियों को तो बर्फ पिघलने से पानी मिल जाता है, लेकिन इन प्रायद्वीपीय नदियों के पास तो कोई ग्लेशियर है ही नहीं। एकदम सही तुलना है। यही बुनियादी फर्क इनके स्वभाव को तय करता है। हिमालयी नदियां 12 मासी होती हैं, मतलब पेरेनियल। उनमें साल भर पानी रहता है। क्योंकि बर्फ पिघलती रहती है। जी, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां सेंट्रल हाईलैंड और पठारों से निकलती हैं। यहाँ बर्फ का कोई नामो निशान नहीं है, इसीलिए ये पूरी तरह से मौसमी होती हैं। यानी ये सिर्फ मानसून पर निर्भर करती हैं। बिल्कुल। जब मानसून आता है तो ये एकदम विशाल रूप ले लेती हैं, और गर्मियों में इनका पानी कई बार बहुत कम हो जाता है। और शायद यही उम्र का फर्क इनकी घाटियों की बनावट में भी दिखता है। मैं पढ़ रही थी कि हिमालयी नदियां क्योंकि युवावस्था में हैं, तो वो बहुत आक्रामक होती हैं और वी आकार की गहरी घाटियां बनाती हैं। हाँ, वो पानी की आरी की तरह पहाड़ों को वर्टिकली काटती हैं और मैदानों में आकर बड़े-बड़े घुमाव या मेंडर्स भी बनाती हैं। लेकिन हमारी ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये तो पुरानी अवस्था में है। ये सदियों से एक ही रास्ते पर बह रही हैं। इनकी घाटियां उथली और चौड़ी हैं। हाँ, और इसमें एक और बात जुड़ती है, दक्षिण भारत के पठार की कठोर सतह। वो बहुत ही कठोर आग्नेय चट्टानों, मतलब इग्नेस रॉक से बना है। अच्छा। तो इन नदियों ने लाखों सालों में उन चट्टानों को घिस-घिस कर अपनी घाटियों को चौड़ा कर लिया है। कठोर सतह के कारण ये अपना रास्ता बदल नहीं पाती, बस एक सीध में बहती रहती हैं। हम्म यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। एक तरह का विरोधाभास है ये। कैसा विरोधाभास? प्रायद्वीपीय पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां भी तो हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती। हाँ, बिल्कुल है। तो जब वो अरब सागर में गिरती हैं तो वो मुहाना बनाती हैं, जिसे एस्चुअरी कहते हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि पूर्व की ओर बहने वाली ये नदियां जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये बंगाल की खाड़ी में मिलते समय विशाल डेल्टा बनाती हैं? पानी तो दोनों तरफ समंदर में ही जा रहा है ना। और ये भूगोल की एक बहुत ही शानदार गुत्थी है। इसके पीछे मुख्य रूप से दो भौतिक प्रक्रियाएं काम कर रही हैं। पहला है अवसाद यानी सेडिमेंट्स या गाद। अच्छा। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां अपने लंबे सफर में भारी मात्रा में मिट्टी और गाद बहा कर लाती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है भारत के पूर्वी तट की बनावट। ईस्टर्न कोस्ट की बनावट। वो कैसी है?
वो पश्चिमी तट की तुलना में काफी चौड़ा और समतल है। अब जरा सोचिए, एक नदी अपने साथ भारी गाद लेकर एक चौड़े मैदान से होते हुए समुंदर के पास पहुंच रही है। तो चौड़े तट की वजह से नदी की रफ्तार कम हो जाती होगी। बिल्कुल सही। पानी में अब इतनी ताकत नहीं बचती कि वो उस भारी गाद को धकेलकर गहरे समुंदर तक ले जा सके। तो मतलब मैं इसे ऐसे समझूं कि पश्चिमी तट एक खड़ी ढलान की तरह है, जहां से पानी तेजी से सीधे समुंदर में गिर जाता है और कोई गाद जमा नहीं होती। जी। जबकि पूर्वी तट एक लंबे रैंप की तरह है, जहां नदी की रफ्तार एकदम धीमी हो जाती है और सारा मलबा वहीं फैल जाता है। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। उस रैंप पर नदी के मुहाने पर गाद के बड़े बड़े टीले बन जाते हैं। अब पीछे से आ रहा पानी उस गाद की वजह से रुकता है, तो समुंदर में जाने के लिए अपना रास्ता खोजने लगता है। और इसी कोशिश में पानी कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाता है। हाँ, जिन्हें डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। और जब ये पानी अलग अलग धाराओं में बंटकर समंदर में गिरता है, तो गाद और पानी मिलकर एक विशाल त्रिकोणीय आकार बनाते हैं, जिसे डेल्टा कहा जाता है। आप समझ में आया। नर्मदा और ताप्ती के पास ना तो इतना लंबा रास्ता है, ना भारी गाद, और ना ही वो समतल रैंप है, इसीलिए वो सीधे एस्चुरी बनाती हैं। बिल्कुल। चलिए, डेल्टा का ये विज्ञान तो शीशे की तरह साफ हो गया। अब उन नदियों के सफर पर चलते हैं जिनका अपना एक अलग ही मिजाज है। तो कहाँ से शुरू करें? शुरुआत करते हैं दामोदर नदी से, जो अपने बहुत ही उग्र और तेज बहाव के लिए जानी जाती है। इसका उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार में पलामू हिल्स से होता है, करीब 600 मीटर की ऊंचाई से। हाँ, और इसकी लंबाई लगभग 547 किलोमीटर है। जी, और ये दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए आखिर में कोलकाता से ठीक पहले हुगली नदी में मिल जाती है। आपको पता है, दामोदर नदी की बात होती है तो भूगोल के साथ इतिहास भी जुड़ जाता है। पठार से अचानक ढलान की तरफ गिरने के कारण मॉनसून में इसका रूप बहुत भयानक हो जाता था। हाँ, मैंने भी सुना है। पानी इतना बढ़ जाता था कि बंगाल के मैदानी इलाकों में अनियंत्रित होकर फैल जाता था। इसीलिए तो इसे ऐतिहासिक रूप से बंगाल का शोक या सॉरो ऑफ बंगाल कहा जाता था। सही कहा आपने। पूरा का पूरा गांव डूब जाता था बाढ़ में। और इस तबाही में दामोदर की सहायक नदियों यानी ट्रिब्यूटरीज का बहुत बड़ा हाथ है। वो अचानक से इसमें पानी का स्तर बढ़ा देती हैं। इसकी तो कई सहायक नदियां हैं ना? हाँ, एक लंबी सूची है। कोनार, घारी, जमुनिया, खड़िया, गुइया, हाहारो, बोकारो और भेरा। लेकिन इन सब में जो नदी पूरी कहानी बदल देती है वो है बराकर। बराकर? जी। बराकर नदी खुद 241 किलोमीटर बहकर आती है, और जब वो दामोदर में मिलती है तो बाढ़ का मुख्य कारण वही बनती है। बाप रे! वैसे इतनी सारी सहायक नदियों के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही मजेदार निमोनिक है जो श्रोताओं के काम आ सकता है। अरे वाह, क्या है वो फॉर्मूला? दामोदर की मुख्य नदियों को याद रखने के लिए बस इतना याद रखें, डैक बॉब। मतलब अंग्रेजी में DAK और BOB। अच्छा? यहाँ DA से मतलब है दामोदर और KBOB से इसकी 3 प्रमुख नदियां, K से कोनार, BO से बोकारो और B से बराकर। क्या बात है! ये तो बहुत आसान हो गया। ऐसे छोटे सूत्र सच में बहुत मदद करते हैं। है ना? चलिए अब झारखंड से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत खास नदी है सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा? इसके तो नाम का शाब्दिक अर्थ ही है सोने की रेखा या गोल्डन थ्रेड। नाम ही बहुत सुंदर है। ये भी झारखंड के रांची जिले में नगरी गांव के पास से करीब 600 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। हाँ, और इसकी कुल लंबाई 395 किलोमीटर है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका रास्ता है। मैंने पढ़ा था कि ये दामोदर की तरह किसी और नदी में मिलकर समुंदर तक नहीं जाते। बिल्कुल नहीं, ये अपना रास्ता खुद तय करते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और इसके बेसिन में 2 प्रणालियां काम करती हैं, एक तो खुद सुवर्ण रेखा और दूसरी बूढ़ा बलंग। बूढ़ा बलंग? हाँ, इसके उत्तर पश्चिम में छोटा नागपुर का पठार एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा है और इसमें कांची, खरकई और करकरी जैसी सहायक नदियां आकर पानी मिलाती हैं। दामोदर और सुवर्ण रेखा के बाद अगर हम थोड़ा और दक्षिण की ओर चलें तो कर्नाटक और तमिलनाडु की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी मिलती है, पुनैयार नदी। जी, ये नदी कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले की मशहूर नंदी हिल से निकलती है। और नंदी हिल से निकलकर ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और आपको बता दूं, इसका सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। कन्नड़ भाषा में इसे बहुत सम्मान के साथ दक्षिणा पिनाकिनी भी कहा जाता है। दक्षिणा पिनाकिनी। तो अब तक हमने दामोदर की आक्रामकता देखी
और सुवर्ण रेखा का सीधा सफर। हाँ, अब हम भारत के कुछ सबसे बड़े नदी बेसिनों की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसमें महानदी सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के पास से होता है। और ये कोई साधारण जलधारा नहीं है। 851 किलोमीटर लंबी इस नदी का बेसिन इतना बड़ा है कि ये पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 4.28% हिस्सा अकेले कवर करता है। बाप रे, 4% से ज्यादा? हाँ, और इसके इस विशाल आकार के पीछे इसके रास्ते का बहुत बड़ा हाथ है। रायपुर के पास से निकलने के बाद ये पहले उत्तर की ओर बढ़ती है और फिर एक बड़ा घुमाव लेकर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। और ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा की जीवन रेखा है। जब ये ओडिशा पहुंचती है तो मैंने सुना है ये फॉल्स पॉइंट नामक जगह से कई चैनलों में बंटकर डेल्टा बनाती है। बिल्कुल। और इतनी बड़ी नदी को पानी देने के लिए सहायक नदियों का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। बाईं ओर से शिवनाथ, हसदेव, मांड और इब नदियां मिलती हैं। और दाईं ओर से औंग, तेल और जोंक नदियां। और इसी पानी को कंट्रोल करने के लिए महानदी पर दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध यानी अर्थन डैम बनाया गया है। हाँ, हीराकुड डैम, जो ओडिशा के संबलपुर में है। बिल्कुल। और महानदी की इन सहायक नदियों को याद रखने के लिए भी मेरे पास एक जबरदस्त निमोनिक है। बताइए, श्रोता जरूर जानना चाहेंगे। फॉर्मूला है शिव की टेम्पो पर जोंक। शिव की टेम्पो पर जोंक, ये कैसे काम करता है? देखिए, शिव से शिवनाथ, टेम्पो की स्पेलिंग TEMPO सोचिए, तो H से हसदेव, I से इब, TE से तेल, M से मांड, O से ओंग और आखिर में जोंक नदी। ये तो कमाल का तरीका याद रखने का। चलिए, अब महानदी के इस फैलाव के बाद प्रायद्वीपीय भारत की सबसे भव्य नदी की बात करते हैं, गोदावरी, जिसे प्रायद्वीप की गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के नाशिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ियों से होती है, जो पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। और 1465 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। पश्चिमी घाट से निकलकर ये पूरे दक्कन के पठार को पार करती है और आंध्र प्रदेश के नरसापुर के पास बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। और जब ये राजामुंद्री के पास पहुंचती है ना, तो उसका स्वरूप एक शांत समंदर जैसा हो जाता है। ये इतना विशाल और उपजाऊ डेल्टा बनाती है कि उस पूरे क्षेत्र को साउथ इंडिया की राइस ग्रेनरी यानी दक्षिण भारत के धान का कटोरा कहा जाता है। अच्छा, यहाँ मेरे मन में एक सवाल है। गोदावरी को अक्सर दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्या ये नाम सिर्फ श्रद्धा की वजह से है या इसके पीछे को भूगोल भी है? देखिए, श्रद्धा तो है ही, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ठोस भौगोलिक सत्य है। ये नाम इसे इसके विशाल आकार, पानी धारण करने की क्षमता और व्यापक बेसिन के कारण मिला है। मतलब इसका बेसिन बहुत बड़ा है। हाँ, ये नदी 6 राज्यों के भूगोल को आकार देती है: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसी महत्व को देखकर 19वीं सदी में राजामुंद्री के पास सर आर्थर थॉमस कॉटन डैम बनाया गया था। और गोदावरी की सहायक नदियां भी तो बहुत विशाल हैं, जैसे मंजीरा, इंद्रावती, सबरी, बिंदुसार, पेनगंगा, वैनगंगा, वर्धा और प्राणहिता। बिल्कुल। और इसे भी याद रखने की कोई कहानी है क्या आपके पास? जी हाँ, एक बहुत ही छोटी सी लाइन है। इंद्रा की सबरी ने मंजीरा बजाड़ा गंगा के किनारे। इंद्रा से इंद्रावती, सबरी से सबरी, मंजीरा से मंजीरा और गंगा से पेनगंगा और वैनगंगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए, गोदावरी की इस असीम शांति को देखकर लगता है कि दक्षिण की सब नदियां शांत होंगी, लेकिन प्रकृति को विरोधाभास बहुत पसंद है। बिल्कुल। गोदावरी के ठीक नीचे एक ऐसी नदी है जो बहुत ही विनाशकारी है, कृष्णा नदी। हाँ, कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है, सह्याद्री रेंज में। और 1401 किलोमीटर लंबी ये नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर आखिर में हमसला देवी में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे शायद कृष्ण वेणी भी कहते हैं ना? जी, लेकिन इसके विनाशकारी होने का विज्ञान समझना जरूरी है। जब भारी बारिश होती है तो इसके जलग्रहण क्षेत्र की ढलान के कारण बहुत ज्यादा भूमि क्षरण यानी लैंड कोरोजन होता है। अच्छा, मतलब मिट्टी का कटाव। हाँ, पानी तेजी से नीचे आता है और किनारों को बहुत आक्रामकता से काटता है। ये कटाव इतना तेज होता है कि कृष्णा को दुनिया की सबसे विनाशकारी नदियों में गिना जाता है। और इस ताकत के पीछे उसकी सहायक नदियों का भी बहुत बड़ा रोल है, खास तौर पर तुंगभद्रा नदी। और दिलचस्प बात यह है कि तुंगभद्रा 2 नदियों
तुंगा और भद्रा के संगम से बनती है। और जब ये कृष्णा में मिलती है तो वे कई गुना बढ़ जाता है। कोयना, वेण्णा, मालप्रभा, भीमा, घाटप्रभा, मूसी, ये सब भी इसी का हिस्सा है। और इसे याद रखने का वाक्य है, भीमा और मूसी ने कोयना को तुंगभद्रा में दूध पिलाया। दूध से मतलब दूध गंगा। चलिए, कृष्णा के इस रौद्र रूप के बाद अब एक ऐसी नदी की तरफ चलते हैं जो अपनी शांति और पवित्रता के लिए जानी जाती है, कावेरी। कावेरी नदी। इसका जन्म कर्नाटक के कोडागु जिले में तालकावेरी से होता है। लंबाई करीब 800 किलोमीटर है। और ये नदी दक्षिण भारत के लिए साक्षात देवी है। लेकिन भूगोल के हिसाब से इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है जो अक्सर परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। क्या खूबी? कावेरी एकमात्र ऐसी प्रायद्वीपीय नदी है जिसमें पूरे साल पानी का बहाव स्थिर रहता है, यानी एक स्टेडी फ्लो बना रहता है। अरे हाँ, पर अभी तो हमने चर्चा की थी कि प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, इनमें ग्लेशियर तो है नहीं, तो फिर कावेरी में साल भर पानी कहाँ से आता है? यही तो कुदरत की शानदार पहेली है। इसका जवाब कावेरी के बेसिन और हवाओं के चक्र में छिपा है। इसे 3 अलग-अलग मौसमों से पानी मिलता है। अच्छा, वो कैसे? गर्मियों में जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो ऊपरी हिस्से में बारिश होती है। फिर जब लौटता हुआ मानसून यानी रिट्रीटिंग मानसून आता है तो मध्य भाग भर जाता है। और सर्दियों में? सर्दियों के मानसून से इसके निचले हिस्से, खासकर तमिलनाडु के तट पर अच्छी बारिश होती है। वाह, ये तो सच में प्रकृति का एक बेहतरीन इंजीनियरिंग मॉडल है। मतलब साल के 12 महीने कोई ना कोई मॉनसून इसे पानी दे ही रहा है। बिल्कुल। चलिए, अब इन बड़ी नदियों के बाद उन नदियों पर नजर डालते हैं जो आकार में भले ही गोदावरी जितनी बड़ी ना हो, लेकिन उनका भूगोल बहुत खास है। जैसे पेन्नार नदी। जी, पेन्नार नदी कर्नाटक की नंदी रेंज में चेन्ना केसवा पहाड़ियों से निकलती है। 597 किलोमीटर लंबी इस नदी का बेसिन विविधता से भरा है। हाँ, और इसकी एक ऐसी खूबी है जो इसे सबसे अलग बनाती है। ये नदी अपने सफर में अलग-अलग मिट्टियों के रंग से होकर गुजरती है। अच्छा, कलर्स ऑफ सॉइल? जी, पहले लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, उसके बाद रेतीली मिट्टी और आखिर में मिश्रित मिट्टी। मतलब ये खनिजों का एक चलता फिरता भंडार है। और इसीलिए पेन्नार बेसिन में खेती के इतने अलग-अलग प्रकार देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम ब्राह्मणी और बैतरणी नदी की बात कर सकते हैं। ब्राह्मणी नदी रांची के नगरी गांव से निकलती है, जिसके ऊपरी हिस्से को दक्षिण कोयल कहा जाता है। और बैतरणी नदी ओडिशा के गोनासिका गांव से निकलती है। निचले हिस्से में इसे धामरा कहते हैं। और यहाँ एक खास टीचर्स नोट भी है। ये दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से ठीक पहले आपस में जुड़कर एक साझा डेल्टा यानी कॉमन डेल्टा बनाती हैं। हाँ, और जब 2 नदियों की गाद और पानी एक साथ मिलते हैं तो वो जैव विविधता के लिए बहुत समृद्ध क्षेत्र बन जाता है। इसके अलावा और भी कई नदियां हैं जो अपने क्षेत्रों की जीवन रेखा हैं, जैसे शारदा नदी जो विशाखापट्टनम में सिंचाई का स्रोत है, और वैगई नदी जो पाल्क स्ट्रेट में गिरती है। वंशधारा नदी भी है और पलार नदी भी है जो तमिलनाडु की प्यास बुझाती है। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने बहुत कुछ समझा